अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले जल्दी से इसकी पेयरिंग स्कीम को एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। अगर पेयरिंग स्कीम में आप आएँ तो पेयरिंग स्कीम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको नोट करने वाली है वो है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। आपके लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल 6 चैप्टर्स में से आएंगे, ठीक है। और जिस टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं पूरी बुक में से जस्ट 4 चैप्टर्स को तैयार कर लूँ तो मेरे लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल रह सकते हैं। जो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 1 में से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 2 में से, ठीक है। इसी तरह से जो आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है उसका ए पार्ट चैप्टर 3 में से आ रहा है और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। और थर्ड क्वेश्चन का जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 8 में से आएगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 ये दोनों डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, ठीक है। नॉर्मली बच्चों को इसमें इश्यूज आते हैं इसको मेमोराइज करते हुए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 1, 2, 8 और 10 को तैयार कर लें। इसमें आपके दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। दैट मीन्स कि आपके 18 मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो रहे हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि आपने ऑलरेडी फिजिक्स का पेपर दिया था, उसमें जो ए पार्ट होता है वो 4 मार्क्स का है और बी पार्ट आपका 5 मार्क्स का था। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ए पार्ट आपका 5 मार्क्स का है और बी पार्ट आपका 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आपने अपना जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपने उसी के अकॉर्डिंग करने हैं कि आपके कौन सा क्वेश्चन 5 मार्क्स को कैरी कर रहा है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो 4 मार्क्स को कैरी कर रहा है। फिर अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके सामने ये पेयरिंग स्कीम मौजूद है। इसमें अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 2 में से 2 आएंगे, चैप्टर 3 में से भी 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। टोटल 8 होंगे जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। सेम क्वेश्चन 3 और 4 के लिए भी आपके सामने मेंशन है, इसको आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको चेक कर सकते हैं। एमसीक्यूज में आए हैं तो हर चैप्टर में से एक एमसीक्यू आना है और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपका जो एमसीक्यू आने वाला है वो एक्सरसाइज में से आएगा, ठीक है। इन केस अगर एक आध एमसीक्यू चैप्टर के अंदर से भी आ जाता है तो जब चूंकि हमने चैप्टर्स को तैयार तो वैसे भी करना है, हमने जस्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, बाकी सारे चैप्टर्स हमें करने पड़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो आपके एमसीक्यूज इंशाल्लाह यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो अगर आपके पास केमिस्ट्री की बुक इस टाइम पे नहीं है तो पहले बुक ले लें, उसके बाद इस वीडियो को दोबारा से प्ले करें और इनको मार्क कर लें जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ये इनमें से मेजॉरिटी पेपर इसमें से होगा। जैसे फिजिक्स में आपने देखा होगा कि हमारा 100% पेपर गेस्ट पेपर में से आया था, ठीक है। अगर हम चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 में से हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो हम इस चैप्टर को फिलहाल लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा सकता है? पहला जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो है व्हाट इज केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन एनी 4 और 5 ब्रांचेस ऑफ इट, ठीक है। आपसे इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो दैट मीन्स कि आपको कुछ ब्रांचेस भी इसकी करनी पड़ेंगी। जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं उनकी अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 2 पे आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आपने बायोकेमिस्ट्री करनी है, पॉलीमर केमिस्ट्री करनी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो आपके पास क्वेश्चन आता है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ठीक है। ये लॉन्ग के लिए आ सकता है लेकिन शायद इसके इतने चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको तैयार करना है। नॉर्मली बच्चों को यहाँ से पैराग्राफ की फॉर्म में इसको तैयार करते हुए मुश्किल होती है, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है आपके बुक के अंदर, ठीक है, पेज नंबर 9 के ऊपर आप यहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। या अगर आपने वहाँ से उसको प्रिपेयर ऑलरेडी किया हुआ है तो वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। फिर इस चैप्टर में जो तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, क्लाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ये भी आपने करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो आपके पास सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आ सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने फिर भी डेफिनेटली इसको करके जाना है। एक्सरसाइज पे मूव करें तो एक्सरसाइज में हमने एमसीक्यूज सारे के सारे करने हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े से एमसीक्यूज हैं, आपने उन सबको प्रिपेयर करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 8 इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। बात करें अगर चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो चैप्टर नंबर 2 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये आपके पेपर में आ सकता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये एक टेबल बना हुआ है बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले। ये टेबल हर हाल में आपने प्रिपेयर करना है, इसको याद करना है क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। इस एटॉमिक मॉडल को आपने हर लिहाज से करके जाना है, ठीक है। अगर वो आपसे कहता है कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर एटॉमिक थ्योरी तो आपने उसके कुछ पॉइंट्स बना के होपफुली आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको
आपको पॉइंट्स बना दिए होंगे, तो आपने उन पॉइंट्स की फॉर्म में उसको लिख देना है, साथ आपकी डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर डेफिनेशंस कर लें, लेकिन शायद वो डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कैसे आ सकता है ये क्वेश्चन, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, इस तरह से आपको कोई एक एलिमेंट दिया जाएगा और उसके अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने होंगे। जैसे ये एक्सरसाइज है, तो आपने ये तीनों इनके करके जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो वो आपके पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन आ सकती है, उसके यूनिट की डेफिनेशन आ सकती है। 1 AMU किसके इक्वल होता है ये आपको पता होना चाहिए, और हम रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद पेज नंबर 28 के ऊपर अगर आप देखें तो आपको एक सैम्पल प्रॉब्लम एग्जाम्पल दी हुई है। सैम्पल एग्जाम्पल भी आ सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो एक्सरसाइज है उसने दी हुई, ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि आप इसका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करें। ठीक है, एक्सरसाइज पे मूव करें तो MCQs हमने सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन पे आए, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 इंपॉर्टेंट हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में 1 और 3 इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। तो आपने ये इसको शॉर्ट के लिए लाजमी तौर पे तैयार करके जाना है। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, इतना सा इसका आंसर लिख देंगे तो काफ़ी होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में से भी हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर किसी बच्चे ने इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है तो दैट मीन्स कि हमें इसके साथ चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, और उनमें से जो उनकी टाइप्स हैं उनमें से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। मेरा ख्याल है कि ज्यादा चांसेस आपके आयनिक बॉन्ड के हैं, तो आपने आयनिक बॉन्ड वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक, इसी में अगर पेज नंबर 35 पे देखें तो एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, बना बनाया क्वेश्चन है, तो आपने इसको भी देख लेना एक दफा कि इसका आंसर क्या है। फिर अगर कोवलेंट बॉन्ड का क्वेश्चन आपको आ जाता है लॉन्ग के लिए, तो आपने इसमें सारा नहीं लिखना, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आपने इसमें जो मैंने हाईलाइट कर दिया है पोर्शन, आपने जस्ट इसको मेंशन करना है। ठीक है, उसमें तीनों टाइप्स भी आपकी कवर हो जाएंगी। साथ इसके आप क्या करेंगे, आप इसकी एग्जाम्पल करेंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल में आप इसको ऑक्सीजन की एग्जाम्पल ले सकते हैं, और ट्रिपल के लिए आप नाइट्रोजन की एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आने के चांसेस कम है। सेम आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी आ सकता है। इसमें आपकी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, डोनर क्या होता है, एक्सेप्टर क्या होता है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। मेटालिक बॉन्ड पे मूव करें तो उसके स्टार्ट में आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। ये प्रॉपर्टीज आपने हर हाल में करके जानी है। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, पॉसिबल है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ जाए। ठीक है, लॉन्ग के लिए शायद ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स, ये दोनों भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए। इसकी एक रफ सी अपनी ये डायग्राम भी साथ लाजमी तौर पे बनानी है। एक्सरसाइज पे मूव करें तो एक्सरसाइज में MCQs हमने सारे करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर हम आए तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रक्चरल रिस्पांस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और 3 इंपॉर्टेंट हैं। डिस्क्रिप्टिव में 1 और 6 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको आपने कर लेना है। बात करें अगर चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो यहाँ से आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आने हैं, तो इसलिए हम इस चैप्टर को सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। उसमें फिर दो तरह की उसकी चीज़ें आ जाती हैं, एम्पेरिकल फार्मूला होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो आपको उन दोनों की भी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे आपका एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना हुआ है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपने ये करके जाना है। फिर आप फार्मूला कैसे बनाते हैं बाइनरी रिंग कंपाउंड का, पॉसिबल है कि शॉर्ट क्वेश्चन में इसके स्टेप्स पूछ ले, आपको वो आने चाहिए, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको वो कोई कैटाइन और एनाइन दे देगा और आपसे कहेगा कि इसका हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बना के दिखाएं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन एक बन सकता है वो है कि आप एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें ये 2 फार्मूलाज हैं और ऊपर एक डेफिनेशन है, मैंने अंडरलाइन कर दी है, आप इसको जरा देख लें और इसी को आपने करके जाना है। इसमें डायरेक्ट आपसे वो पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपसे ये जैसे एक सैम्पल प्रॉब्लम आपके सामने है और यहाँ पे नीचे आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 2, इन दोनों को आपने देखना है और ये करके जाने हैं आपने। एवोगाड्रोस नंबर डेफिनेशन की हद तक आप इसको करेंगे। मोल एंड मोलर मास की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोई आपको कंपाउंड दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका मोलर मास कैलकुलेट करें, उसके लिए भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं। आपके पास डेफिनेशंस आ जाती हैं कुछ छोटी छोटी सी, उसमें प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हुए। कुछ पॉइंट्स आपके पास 5 दिए हुए हैं, तो इन पॉइंट्स को भी आपने देख लेना है एक दफ़ा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। देन आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन आ जाती है, उसको आपने कर लेना है।
एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट हैं आपकी ये, लेकिन हम इनको नहीं कर रहे क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती हैं बच्चों को, तो हम इसको अगर इन केस अगर आती है हम उसको ऑप्शन में जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में मूव करें तो एमसीक्यूज आपने सारे करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आए तो 3, 4 और 5 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को हम नहीं देख रहे यहाँ पे क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। बात करें अगर चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है आपका वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आ सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, उसका आपकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको सिस्टम और सराउंडिंग का पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। जब भी डेफिनेशन लिखनी है साथ एग्जांपल लाजमी देनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर फिगर नंबर 5.1 के नीचे अगर आप देखें तो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। एंथैल्पी पे मूव करें तो वहाँ पे आपसे डेफिनेशन शायद डायरेक्टली नहीं पूछी जाएगी, बल्कि यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हम एंथैल्पी के बजाय चेंज इन एंथैल्पी क्यों फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी के नीचे एक्सरसाइज है, उसका सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपने कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपके पास है हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस। चूंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आना तो हम इसको लॉन्ग के लिए नहीं करेंगे, इसमें कुछ डेफिनेशंस बनती हैं, हम सिर्फ उनको देखेंगे। उसमें एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, और इसी तरह से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस का आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें आपकी जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स दी हुई हैं आपके बुक के अंदर दो, ये दोनों आपने करनी है कि एक्सोथर्मिक के लिए डायग्राम कैसी बनेगी, इसी तरह से एंडोथर्मिक की आपको दी हुई है, और इसके नीचे एक्सरसाइज है, उसका सेकंड क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो कैटलिस्ट के बारे में, कि कैटलिस्ट क्या होता है और वो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। सो आपसे ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपसे डायरेक्टली कैटलिस्ट की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, या आपसे ये पूछा जाएगा कि कैटलिस्ट जो है वो किस तरह से आपके रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा होता है। तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे ये पेज नंबर 76 के एंड पे हाईलाइट कर दिया है, सिर्फ आप ये लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का टॉपिक आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, दोनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, आपने इसको करके जाना है। आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, या आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। दोनों केसेस में आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है और साथ इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो भी आपने लाजमी तौर पे लिखनी है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन आ सकती है, इसको आपने कर लेना है। फिर इसी तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, इसको भी आपने करना है। लिपिड्स का क्वेश्चन भी वैसे इसमें बनता था, लेकिन चूंकि आपकी एक्सरसाइज में इस चीज़ को कट करवा दिया गया है तो इसलिए हम फिलहाल इसको नहीं कर रहे, ठीक है, लिपिड्स को। एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज आपने सारे करके जाने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस पे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से हम कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे भी नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा। बात करें अगर चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसमें सबसे पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन आ जाती हैं, प्लस साथ इनके आपने एक एक एग्जांपल करनी है। जैसे ये एग्जांपल लिखी हुई है इरिवर्सिबल रिएक्शन की, और नीचे अमोनिया की जो प्रोडक्शन है वो एग्जांपल लिखी हुई है रिवर्सिबल रिएक्शन की। इनके सिंबल्स क्या होते हैं, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ डज अ रिवर्सिबल रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, ठीक है। तो उसका आंसर मैंने ये हाईलाइट कर दिया है। अगर ये आपका क्वेश्चन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आर फिजिकल चेंजेस आल्सो रिवर्सिबल लाइक केमिकल चेंजेस, इफ यस देन गिव एन एग्जांपल, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर ये वाला बनेगा जहां से मैंने स्टार्ट किया है, प्लस ये आपकी इक्वेशन यहां पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएं तो आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, और इसी तरह से स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है वो आपको आनी चाहिए। नीचे इसके पेज नंबर 86 पे आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे मूव करें तो एमसीक्यूज हम सारे करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 4 इंपॉर्टेंट हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ जाएं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने करके जाना है। नो डाउट कि इस चैप्टर में से हमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको हाईलाइट करवाया है ये शॉर्ट में भी आ सकता है। तो इन केस अगर ये वाकई शॉर्ट में आता है तो आपने इसको लॉन्ग के अकॉर्डिंग नहीं लिखना, इसको हम थोड़ा सा समराइज करके लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो चैप्टर नंबर 7 आपको पता है कि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 को प्रिपेयर किया है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो उसका जो बी पार्ट आएगा वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो शॉर्ट के लिए आपके पास एसिड और बेस की जो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आ सकती हैं। फिर इसमें आपके पास एसिड्स की दो टाइप्स होती हैं, नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स, या दूसरा आपके पास आ जाता है मिनरल एसिड्स। तो ये आपने करने हैं। 7.1 टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए भी और स्पेशली एमसीक्यूज के लिए भी, ठीक है।
जो फर्स्ट आपका इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। चूंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, सारा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने हाईलाइट कर दिया है बस इतना सा लिख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपने यहाँ पे लिख देनी है पेपर में अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें स्टमक एसिडिटी की, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये दो तरह से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज मेंट बाय स्टमक एसिडिटी, तो उसके लिए आप ये जो पहला पैराग्राफ मैंने हाईलाइट किया है ये आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है हाउ डू वी क्योर स्टमक एसिडिटी, उसके लिए मैंने ये जो नीचे वाला पैराग्राफ हाईलाइट किया है आप इसको लिख देंगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस बनता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से निकलता है, वो है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये जो चीज़ें हाईलाइट की हैं सिर्फ आप ये कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि आर्हीनियस की लिमिटेशंस क्या थी। फिर अगर हम ब्राउनस्टेड-लॉरी के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो उसके लिए भी मैंने चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है, आप सिर्फ ये हाईलाइटेड पोर्शन करेंगे, उसके अलावा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इसी टॉपिक में एक और शॉर्ट क्वेश्चन कवर होता है हमारा एम्फोटेरिक कंपाउंड्स का, तो इन केस अगर ये आती है तो आपको बताना चाहिए एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसी टॉपिक के एंड पे आपके पास एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इसको कर लेना है। प्रॉपर्टीज में अगर हम जाएं तो प्रॉपर्टीज आ तो सकती हैं लॉन्ग के लिए, हमें ऑप्शन तो नहीं इसमें कोई छोड़ना चाहिए इस चैप्टर में, क्योंकि हमने अगर इसको लॉन्ग के लिए करना है। लेकिन इन केस अगर ये लॉन्ग नहीं आता तो शॉर्ट में आपके पास जो चीज़ पूछी जा सकती है वो है मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ। ठीक है, तो आपने जस्ट ये छोटी सी एक लाइन याद करनी है और नीचे केमिकल इक्वेशन याद कर लेंगे। ठीक है, एक और चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है हाउ टू क्लीन अ ब्लॉक्ड ड्रेन, क्या ब्लॉक्ड ड्रेन को कैसे क्लीन करते हैं। ठीक है, तो वो आपने लाजमी तौर पर यहाँ से कर लेना है। बात करें एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज हमने सारे करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पहले चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, आपने चारों करके जाने हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में 4 और 5 इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 6 वाला भी आपने करके जाना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड कंजुगेट बेस। बात करें अगर चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसमें सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको यहाँ से देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि वाई डू एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उसका आंसर सिंपल ये 2-3 लाइनें हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आ जाते हैं इसके फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे जो कि इंपॉर्टेंट है और आ सकता है, वो है सैलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगर हम सैलेंट फीचर्स की बात करें तो उसमें डेफिनेटली 2 चीज़ें आएंगी, एक उसके पीरियड्स आएंगे, दूसरा उसका ग्रुप आएगा। पीरियड्स में भी मैंने जो चीज़ें याद करने वाली हैं उसको हाईलाइट कर दिया है, आपने सिर्फ इसकी हद तक रहना है, एक्स्ट्रा चीज़ों को हम नहीं करेंगे। ठीक है, और उसमें हमें डिटेल पता होनी चाहिए कि कितने पीरियड्स होते हैं टोटल और उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। ठीक है, पीरियड्स और एक्टिनेट्स की बात आ जाती है और उनको रेयर अर्थ मेटल्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने करनी है। फिर सैलेंट फीचर में दूसरी चीज़ जो आएगी उसके ग्रुप्स आएंगे। ग्रुप होते क्या हैं, टोटल कितने ग्रुप होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम क्यों होती हैं, इससे पहले भी मैंने ऊपर आपको वो हाईलाइट करवाया था, तो अगर आपने वो कर लिया तो उसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसमें अगर हम नीचे आएँ तो ग्रुप के अंदर ग्रुप्स के नाम रखे हुए हैं हमने। ग्रुप के नाम सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो पहले 2 ग्रुप्स के और लास्ट 2 ग्रुप्स के नाम इंपॉर्टेंट है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकी तकरीबन सबकी करके जानी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। इसी टॉपिक में आपके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि मेंडलीव ने आपका जो पीरियोडिक टेबल था वो किस तरीके से अरेंज किया था। उसने एटॉमिक मैसेज के हिसाब से उसको अरेंज किया था, लेकिन मोजले ने बाद में उसको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। नेक्स्ट अगर हम जाएं तो पेज नंबर 109 के ऊपर आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ये आपको आना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक में अगर चले जाएं तो आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल आ जाता है। इसमें भी सारा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं सिर्फ आप इनको करेंगे, बाकी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें 2 डेफिनेशंस भी हमारी कवर हो जाएंगी, डाई पॉजिटिव आइंस क्या होते हैं और इसी तरह से डाई नेगेटिव आइंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने याद करके जानी है। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। उसमें सबसे पहले नंबर पे आप जब अगर इन केस आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप सबसे पहले पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेटली आपसे ये चारों नहीं पूछे जाएंगे, आपसे इनमें से कोई से 2 पूछे जा सकते हैं या मे बी कोई एक भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। एटॉमिक रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको करके जाना है।
मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, तो जो चीज़ें हाईलाइट नहीं हैं आप उनको ऑप्शन पे छोड़ सकते हैं। इसमें हमें जब भी ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो हमने दोनों चीज़ें बतानी है, पीरियड्स में उनकी वेरिएशन कैसी है और ग्रुप के अंदर उसकी वेरिएशन कैसी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने टेबल नंबर 8.4 में से कुछ भी हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि इसकी एग्जांपल इस थ्योरी में से ही कवर हो जाती है, लेकिन ग्रुप में अगर आप आएँ तो इसकी थ्योरी में इसकी एग्जांपल कवर नहीं हो रही, इसलिए हम इस टेबल में से कोई से दो एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस लिख लेंगे। जैसे लिथियम और सीजियम की बात करें तो ये आपने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है वह आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी में पहले आपकी सबसे पहले आ जाएगी उसकी डेफिनेशन। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और ये चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं सिर्फ इसको कर लें, बाकी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल लाजमी देनी है, पीरियड की भी एग्जांपल देनी है और ग्रुप की भी एग्जांपल आप देंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक आ सकता है, लेकिन लॉन्ग के लिए शायद इसके चांसेस कम है, तो इसलिए इसको ज़्यादा लॉन्ग के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ट्रेंड्स पता होने चाहिए कि पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे चेंज हो रही है और ग्रुप के अंदर कैसे चेंज हो रही है। इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक्सरसाइज में मूव करें तो उसमें एमसीक्यूज हमने सारे करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 7 और 8 इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है, क्योंकि इसके अलावा जो हमारे पास इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमने चैप्टर में ऑलरेडी इसको कवर कर लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो उसमें एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको एज इट इज़ ये क्वेश्चन उठा के पेपर में दे सकता है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें से एक लॉन्ग आना है तो पॉसिबल है कि वो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन भी दे सकता है, तो इसलिए आपने इसको भी करके जाना है। बात करें अगर चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसमें से आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको शॉर्ट के लिए हम कर लेते हैं। आपके सामने ये दिया हुआ है, आपने इसमें से जो चीज़ें हाईलाइट मैंने कर दी हैं आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, बाकी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है पेज नंबर 120 पे कि मेटल्स जो हैं वो जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटल सॉफ्ट क्यों हो जाती हैं। ठीक है, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, और वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं, उनके एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं, उनमें उनका ट्रेंड क्या होता है, हैलोजन्स क्या होते हैं। इस तरह से अगर यहाँ पे देखें तो आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के कलर्स बताए हुए हैं। ठीक है, इन गैसेस के, तो ये भी आपने करने हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें इसमें निकलती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपने इन सबको करके जाना है। जो हाईलाइट की हैं सिर्फ इन चीज़ों को देख लें, बाकी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वाटर इन स्विमिंग पूल इज स्टेरिलाइज्ड विद क्लोरीन। इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्लोरीनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, अगर पेपर में इसके हवाले से कुछ चीज़ पूछ ली जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीनेशन क्या होती है। ठीक है, फिर अगर आप आ जाएं ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी मैंने जो इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं मैंने सारी हाईलाइट कर दी हैं। आपने सिर्फ इन हाईलाइटेड चीज़ों को करना है, बाकी चीज़ों को नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। इसमें जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो कैटालिटिक कन्वर्टर का है, वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से करके जाना है। डबल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो बहुत बेसिक सा छोटा सा 2-3 लाइनों का टॉपिक है, उसमें से भी मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। एक्सरसाइज पे मूव करें तो एमसीक्यूज हम सारे इसमें से करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 और 4 जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में 1 और 4 इंपॉर्टेंट हैं। डिस्क्रिप्टिव हम इसमें से नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से लॉन्ग कोई नहीं आने वाला। बात करें अगर चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसमें सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में से आना ही लॉन्ग क्वेश्चन है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए हम इसको ज़्यादातर देखेंगे लॉन्ग के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगर हम बात करें तो आपका टेबल नंबर 10.1 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं एटमॉस्फेयर के वो कितने कितने % हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वो आपका एयर पोल्यूटेंट्स के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसमें 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं क्या, उनके सोर्सेज क्या हैं और उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो आपसे ये 2-3 चीज़ें यहाँ से डिमांड की जा सकती हैं। अगर आता है ऐसा क्वेश्चन तो आप सबसे पहले एयर पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे, उसके यूनिट की डेफिनेशन लिखेंगे, और उसके बाद आप इस लिस्ट को लिख सकते हैं कि ये एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स के हैं कि ये कहाँ कहाँ से आते हैं, ये जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं। ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप जस्ट इसमें ये 7 पॉइंट्स को मेंशन करेंगे और नीचे इनके सोर्सेज को लिख देंगे। सोर्सेज में सिर्फ वो चीज़ें लिखनी हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं। ठीक है, तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। इन केस अगर आपसे वो पूछ लेता है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, तो आपने इनमें से कोई से 4 लिखने हैं। ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 7 है, आप इनमें से कोई से 4 लिख देंगे। ठीक है, दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो है एसिड रेन के हवाले से। एसिड रेन क्या होती है,
डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। मैंने हाईलाइट कर दिया इन चीज़ों को, आप डायरेक्टली ये लिख देंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पर टोटल 6 आपके पास केमिकल इक्वेशंस लिखी हुई हैं, हम सिर्फ पहली 3 करेंगे। फिर नीचे वाला भी मैंने हाईलाइट कर दिया, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। इसी टॉपिक में से जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो ये है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। जैसे हमने ऊपर एयर पोल्यूटेंट्स के इफेक्ट्स को देखा था, सेम यहाँ पे एसिड रेन के इफेक्ट्स को भी देखना पड़ेगा हमें कि उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हमने सिर्फ 4 लिखने हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को किस तरह से एसिड रेन के इफेक्ट से सेव कर सकते हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप उसको टेस्ट करते रहें, उसकी सॉइल क्वालिटी को, और जहाँ पे ज़रूरत हो तो उसमें क्रश्ड लाइम को ऐड कर दें, ठीक है। एक्सरसाइज में मूव करें तो उसमें एमसीक्यूज हमने एज इट इज़ सारे करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में 1 और 2 इंपॉर्टेंट है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है मेजर एयर पोल्यूटेंट्स के, ठीक है। तो आपने सारे नहीं लिखने, कोई से 4 लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बात करें अगर चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसमें आपको पता है कि चैप्टर हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए करना है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हाईलाइट कर दिया है, जिसमें सबसे पहले कैटिनेशन की डेफिनेशन है। कैटिनेशन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों पाए जाते हैं। तो उसकी मेन रीज़न क्या है, वो कैटिनेशन है, ठीक है, उसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। फिर इसी तरह से सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। देन हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन है, और हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स हैं कि कितनी तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपके पास। फिर अल्केन की डेफिनेशन आपके सामने है, उसमें उसका जनरल फार्मूला आपने याद करना है, ठीक है, और उस सीरीज का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है। इसी तरह से IUPAC सिस्टम जो है नॉमेनक्लेचर का, वो आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको टेबल नंबर 11.1 आपने अच्छे तरीके से याद करना है कि कितने कार्बन एटम्स हों तो हम उसके लिए रूट क्या यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से पेज नंबर 149 के ऊपर एक्सरसाइज है, इसमें 2 आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं और इनका नाम पूछा जा सकता है IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। डायरेक्टली शायद उसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं आएंगी। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगर इसको देखा जाए तो क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसी में आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन आ जाएगी, इसी में नेफ्था की डेफिनेशन आ सकती है, या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ नेफ्था इज कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद अगर रिडक्शन ऑफ अल्कीन और अल्काइंस पे आ जाएं, कर लें, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपकी रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन है नीचे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में, वो आपने लाजमी करके जानी है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है तो 2 लाइंस का, अगर आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से डेफिनेटली कोई एक लाजमी तौर पर आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें एक्सरसाइज पे, तो डेफिनेटली हमने एमसीक्यू सारे डिसाइड किया था कि हम इसको सबको करेंगे। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाएं तो 1, 2 और 5 है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने करने हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव हम इसके नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है।